स्वागत है आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के स्टेट एटलस प्रोग्राम में। मैं हूं सलमान और आज जिस राज्य के स्टेट एटलस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो राज्य है मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में बीते हफ्ते जो भी खबरें सुर्खियों में रही, उन खबरों में मुख्य रूप से राज्य के कोई स्थान, कोई नदी, कोई झरना, कोई पोखर, कोई तालाब, जिसके ऊपर मानचित्रों से जोड़ करके आगामी परीक्षा में कोई प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इस एपिसोड के माध्यम से हम उन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं बीते हफ्ते के अभ्यास प्रश्न के साथ। सवाल पूछा गया था, राघोगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जाएगा? विकल्प था गुना, हरदा, मंडला, छिंदवाड़ा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया है। राघोगढ़ अभ्यारण्य जो है अभी राज्य में प्रस्तावित है और ये राज्य के गुना जिले में बनाया जाएगा। यानी कि जो इसका प्रस्ताव है वो गुना जिले में इसे स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। राघोगढ़ जिले से संबंधित जो स्थान है यानी गुना, अगर उसको मानचित्र पर देखते हैं हम, तो ये गूगल मैप है गुना जिले का। यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि राघोगढ़ जो यहाँ पर प्रस्तावित है वो कुछ यहाँ पर है। राघोगढ़ सब पोस्ट ऑफिस के स्थान यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये राघोगढ़ विजयपुर स्थान दिखाया जा रहा है। तो इस पूरे एरिया में ही राघोगढ़ अभ्यारण्य प्रस्तावित है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक नदी बहती है जो कि चोपन नदी है और इसी से कुछ दूर पर पार्वती नदी भी प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रश्न का इस तरह से जो सही उत्तर होगा गुना होगा। जिन विद्यार्थियों ने गुना इसका उत्तर दिया था उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। और ऐसे विद्यार्थी जो कि अभ्यास प्रश्न में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो अभ्यास प्रश्न में जरूर पार्टिसिपेट करें, जिससे कि उनका स्वयं का आकलन हो सके और उन्हें यह ज्ञात हो सके कि उनकी तैयारी में अभी कितनी कमी है और कितना धार देना बाकी है। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से इस एपिसोड की। खबर है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए इंदौर उज्जैन संभाग में ही 13,000 हेक्टेयर जमीन का लैंड बैंक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, इसके लिए जमीन की जो उपयोगिता है वो करीब 1.25 लाख हेक्टेयर की है। और इसमें से 13,000 हेक्टेयर जो है इंदौर उज्जैन संभाग में ही स्थित है। यानी कि जो लैंड का बैंक है वो इंदौर उज्जैन संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13,000 हेक्टेयर लैंड मौजूद है। तो इसकी तर्ज पे सवाल बनाया गया था, दिए गए कथनों पर विचार करें। राज्य का दूसरा सेफ भोग प्लेस उज्जैन में स्थित है। इसे महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो राज्य में ऐसे स्थान जहां पर खाने पीने की सुविधा मौजूद है उसके लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाता है FSSAI के द्वारा। तो दूसरा सेफ प्लेस जो है राजस्थान राज्य में, ये उज्जैन में स्थित ना होकर के बल्कि इंदौर में स्थित है। और इसे महाकालेश्वर के नाम से ना जान करके बल्कि खजराना गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो खजराना गणेश मंदिर जो है ये राज्य का दूसरा ऐसा स्थान है जिसे FSSAI के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है सेफ भोग के लिए। यानी कि जो यहाँ पर खाद्य सामग्री है उसको सुरक्षित माना गया है और यहाँ के जो भी व्यापारी है जो कि भोग या खान पान की चीजें वहां पर बेचते हैं या उससे संबंधित व्यापार करते हैं तो FSSAI का वो सर्टिफिकेट भी इस पर लगा सकते हैं। वहीं अगर पहले स्थान की बात करें यानी पहले प्लेस की बात करें तो वो उज्जैन में स्थित है और जिसे महाकालेश्वर कहा जाता है। यानी कि उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर वो पहला स्थान है जो कि सेफ भोग के लिए FSSAI द्वारा प्रमाणित किया गया था। तो इसके अगर मानचित्र हम देखते हैं तो सबसे पहले ये खजराना गणेश मंदिर का चित्र है जो कि सफेद रंग से निर्मित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर स्थान की बात करें मानचित्रों पर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं खजराना गणेश मंदिर की लोकेशन यहाँ पर गूगल मैप के द्वारा दिखाई जा रही है। और यहीं से एक नदी प्रवाहित होती है जो कि खान नदी है, जो आगे जाकर के सरस्वती नदी में मिल जाती है। यानी कि यह सरस्वती नदी की सहायक नदी है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। क्योंकि जो दूसरा सेफ भोग प्लेस है वो उज्जैन में ना होकर के इंदौर में स्थित है। और कौन है वो? खजराना गणेश मंदिर।
चलिए आगे चलते हैं। खबर है ग्वालियर व्यापार मेला के उद्घाटन पर असमंजस। प्रत्येक वर्ष ग्वालियर में व्यापार मेले का आयोजन किया जाता है, तो इस वर्ष भी इस मेले का आयोजन किया जाना है, लेकिन इस मेले का आयोजन कब किया जाएगा या इसका उद्घाटन कब किया जाएगा, मुख्य रूप से अगर बात करें तो इस पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो विभागीय मंत्री हैं अभी तक इनके बारे में इनको सूचना ही नहीं है। वही राज्य के मंत्री सिंधिया की अगर बात करें तो उन्होंने इसके लिए उद्घाटन हेतु जो तिथि है उसकी घोषणा कर दी है। तो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि प्रशासन के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर तालमेल की कमी देखी जा रही है। तो इससे संबंध में सवाल बनाया गया है। खैरवार जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। विकल्प है ग्वालियर, बड़वानी, हरदा या अलीराजपुर। तो खैरवार जनजाति की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर इत्यादि जिलों में ये निवास करती है। चूंकि विकल्प में यहाँ पर ग्वालियर दिया हुआ है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ग्वालियर हो जाएगा। अगर ग्वालियर की स्थिति को मानचित्र पर हम देखें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम ग्वालियर की स्थिति को देख सकते हैं। और इसके अलावा जो अन्य जिले हैं जैसे कि शिवपुरी है, मुरैना है, श्योपुर है, तो यहाँ पर भी खैरवार जाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी कि खैरवार जनजाति मध्य प्रदेश में ग्वालियर में मुख्य रूप से निवास करती है। चलिए अगली खबर को देखते हैं। खबर है भोपाल एम्स में पहली बार हुई प्रदेश की ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी क्या होती है? ब्रैकीथेरेपी के अंतर्गत जो भी ट्यूमर सेल्स होती हैं, ट्यूमर सेल्स बेसिकली कैंसरस सेल्स होती हैं, तो इनका ट्रीटमेंट किया जाता है रेडिएशन के माध्यम से। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और ना ही कोई दवा खाने की ज़रूरत होती है। रेडिएशन के माध्यम से जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनका निराकरण किया जाता है, उनका निदान किया जाता है। तो अभी हाल ही में भोपाल में स्थित एम्स में इंटरस्टिशियल इम्प्लांट किया गया है और इसके अंतर्गत ब्रैकीथेरेपी के जरिए ट्यूमर सेल्स का इलाज किया गया है। तो इसके तर्ज पे सवाल बनाया गया है, दिए हुए कथनों पर विचार करें। भदभदा बांध भोपाल में स्थित है। इस बांध का जल बढ़ने पर कलियासोत नदी में छोड़ा जाता है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर भदभदा बांध की हम बात करते हैं तो भोपाल स्थित बड़ा तालाब जो है उसी के आसपास के क्षेत्र में भदभदा बांध निर्मित है। भदभदा बांध की अगर बात करें तो ये भोपाल में जो बड़ा तालाब स्थित है उसी के आसपास के क्षेत्र में भदभदा बांध बनाया गया है। जब भी इस बांध में जल स्तर बढ़ जाता है, यानी कि जल के स्तर में जब वृद्धि हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको वहीं पर कलियासोत नदी जो कि प्रवाहित होती है उसमें छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों कथन सही है। अगर मानचित्र पर इसको देखें, ये भोपाल का गूगल मानचित्र दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भदभदा डैम यहाँ पर दिखाया जा रहा है और यहीं पर बड़ा तालाब स्थित है। और यहाँ पर ये जो नदी प्रवाहित हो रही है ये कलियासोत नदी है। जब भी इस डैम में जल स्तर में वृद्धि हो जाती है तो इसकी पानी को यहीं पर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। खबर है प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए डिजिटल प्रदर्शनी को लेकर इंदौर और भोपाल में विवाद शुरू। तो मध्य प्रदेश राज्य में पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद ग्लोबल समिट इन्वेस्टर का भी आयोजन किया जाना है। इन दोनों कार्यक्रमों के मद्देनजर 3 प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। तो जो दूसरी प्रदर्शनी लगाई जानी है वो कहां पर लगाई जानी है, इसको लेकर के एक विवाद शुरू हो गया है कि यह प्रदर्शनी भोपाल में लगाई जाएगी या इंदौर में लगाई जाएगी। तो इसकी वजह से ये जो पूरा इलाका है, यानी कि भोपाल और इंदौर की बात करें तो ये सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक होड़ सी मची है कि किस जिले में
इन आयोजनों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, खान निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? विकल्प है सरस्वती नदी, चंबल नदी, गंभीर नदी या जोबट नदी। तो खान नदी की अगर हम बात करें तो ये सरस्वती नदी की सहायक नदी है। अगर इसको मानचित्रों पर देखें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि इंदौर जिले में राला मंडल की पहाड़ियां स्थित हैं और यहीं पर राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। तो राला मंडल की पहाड़ियों राला मंडल की पहाड़ियों से खान नदी का उद्गम होता है, जो कि आगे चल करके उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए, कुछ उत्तर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए ये सरस्वती नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी कि सरस्वती नदी। चलिए अगली खबर को देखते हैं। खबर है, सिवनी की सुहानी सनोडिया और रानू भारद्वाज रोहतक में बरसाएंगी मुक्के। ऑल इंडिया बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है हरियाणा के रोहतक में, जिसके लिए मध्य प्रदेश के जिले सिवनी की सुहानी सनोडिया और रानू भारद्वाज का चयन किया गया है। यानी कि इस प्रतियोगिता में, जो कि रोहतक में आयोजित किया जाएगा, सिवनी के सुहानी सनोडिया और रानू भारद्वाज जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे संबंधित सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ ताप विद्युत केंद्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ संबंधित स्थान दिए हुए हैं, यानी कि ये ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश राज्य के किन स्थानों पर, किन जिलों में स्थित है। तो इनमें से हमें एक चुनना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ताप विद्युत केंद्र की अगर बात करें तो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र और सबसे अंत में दिया है बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र। और उनके समक्ष जो स्थान दिए हुए हैं झाबुआ, बैतूल, सिंगरौली और छतरपुर। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं झाबुआ की, तो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र झाबुआ में स्थित ना होकर के बल्कि सिवनी में स्थित है। वहीं अगर सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की हम बात करते हैं तो ये बैतूल में, विंध्याचल की अगर बात करें तो ये सिंगरौली में, वहीं बुंदेलखंड की अगर हम बात करते हैं तो ये छतरपुर में स्थित है। यानी कि बी सी डी वाले जो ताप विद्युत केंद्र है इनका सुमेलन बिल्कुल सही है। वहीं ए वाले की यानी कि झाबुआ ताप विद्युत केंद्र का सुमेलन सही नहीं है। झाबुआ के स्थान पर यदि सिवनी होता तो इसका सुमेलन भी बिल्कुल सही होता। तो यानी कि ताप विद्युत केंद्र की अगर बात करें, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की, तो ये सिवनी जिले में स्थित है। आइए इन स्थानों को मानचित्र पर देख लेते हैं। सिवनी की अगर हम बात करें तो सिवनी की स्थिति कुछ ये रही मानचित्र पर। वहीं सिंगरौली की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश राज्य का पूर्वी जिला है, हम लोग स्पष्ट रूप से यहां पर देख सकते हैं। छतरपुर की अगर बात करें तो यहां पर हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं छतरपुर है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। वहीं बैतूल की अगर हम बात करें तो बैतूल की स्थिति कुछ ये रही। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र के समक्ष जो झाबुआ जिला था, अगर उसको देखें, जो कि गलत था सुमेलन, झाबुआ की स्थिति कुछ ये रही। हालांकि इसका सुमेलन जो था गलत था, इसकी जगह पर झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में स्थित है। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और अगली खबर देखते हैं। खबर है, कटनी में नेशनल हाईवे में अधिग्रहित जमीन का नहीं मिला मुआवजा। खबर कटनी से है। यहां पर नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए लोगों की जिन जमीनों को अधिग्रहित किया था, उसके लिए जो सरकार की तरफ से कंपनसेशन दिया जाता है, जो मुआवजे की राशि दी जाती है, अभी तक बहुत से सारे लोगों को नहीं मिल पाई है, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की गई। जिला कलेक्टर ने इनका निस्तारण करके संबंधित व्यक्तियों का जो भी मुआवजा है, जहां तक संभव हो सका है उनको मुआवजा दिलाने की कवायद शुरू कर दी गई है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, NH43 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 का सही मार्ग है। यहाँ 4 विकल्प दिए हुए, उनमें कुछ जिले दिए हुए हैं और आपको बताना है
कि कौन सा विकल्प सही है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 43 का सही मार्ग दर्शाता है। पहले विकल्प में कौन कौन से जिले शामिल है? कटनी, उमरिया, डिंडौरी, अनूपपुर। वहीं दूसरे विकल्प में है नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडौरी, अनूपपुर। तीसरे विकल्प की अगर बात करें, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। और सबसे अंत वाले विकल्प को अगर देखें, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिले इसमें शामिल हैं। तो इसका क्या सही मार्ग होगा, इसको मानचित्र पर देखते हैं, फिर जो सही विकल्प होगा उसको चुन लेंगे। ये राज्य का मानचित्र है, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 43 है वो किन किन जिलों से, किन किन स्थानों से होकर के गुजरता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर 43 दिखाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कटनी, फिर इसके बाद उमरिया, फिर इसके बाद शहडोल और सबसे अंत में अनूपपुर। और अनूपपुर में ही सबसे अंत में अगर बात करें तो एक स्थान है कोतमा, कोतमा या कहीं कहीं पर इसे कोटमा भी बोलते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। कटनी, उमरिया, डिंडोरी ये नहीं होगा। कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, तो यानी जो सी वाला विकल्प है, इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 43 का सही मार्ग है कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। चलिए आगे चलते हैं। खबर है सीहोर में स्थित बुदनी में वन विभाग के पीछे तस्करी। यह खबर सीहोर स्थित बुदनी एरिया की है। यहाँ पर वन विभाग के सक्रिय होने के बावजूद भी अवैध रूप से वहां पर जो मूल्यवान पेड़ हैं उनकी अवैध रूप से खरीद फरोख्त हो रही है, बिक्री हो रही है, और वन विभाग प्रशासन जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वन विभाग की जो लचरता है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म त्योनी वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित है? विकल्प है इंदौर देवास, देवास शाजापुर, सीहोर देवास या सीहोर रायसेन। तो अगर खियोनी वन्यजीव अभ्यारण्य को हम मानचित्र पर देखें, यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देखें कि यहाँ पर खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाया जा रहा है, ये पीले रंग से दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो दो जिले हैं जिससे कि इसकी स्थिति देखी जा सकती है यहाँ पर, तो यानी कि खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये दो जिलों में विस्तृत है। और ये जो दो जिले हैं कौन कौन से हैं? देवास और सीहोर है, यहीं पर इसकी स्थिति है ये खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर देवास और सीहोर हम दोनों जिले यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर इसकी स्थिति है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, यानी कि सीहोर और देवास। यानी कि सीहोर और देवास ये दो जिला युग्म है जो कि खियोनी वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न से पहले एक बार खबर को देख लेते हैं। खबर है रायसेन जिले में एक साल में 66% गिरा जिले में दुर्घटनाओं में मृत्यु का ग्राफ। खबर जो है रायसेन जिले से है। रायसेन जिले में जो भी ट्रैफिक पुलिस है उसकी मुस्तैदी की वजह से जो भी यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उन दुर्घटनाओं में जो मृत्यु की प्रतिशत दर है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि जो ट्रैफिक पुलिस प्रशासन है वहां पर उन्होंने काफी सराहनीय कार्य किया है, जिसकी वजह से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की अगर बात करते हैं तो 66% दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में गिरावट देखी गई है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, लेहचुरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? विकल्प है नर्मदा नदी, बेतवा नदी, ताप्ती नदी या धसान नदी। लेहचुरा बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये रायसेन से उद्गमित होने वाली धसान नदी पर निर्मित है। अगर इसकी मानचित्र पर बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये घाट लेहचुरा डैम दिखाया जा रहा है। इसकी कुछ स्थिति इस तरह से है, ये उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में, हालांकि कुछ पुस्तकों में इसका स्थान जो है छतरपुर में स्थित हरपालपुर के पास भी बताया जाता है। तो इसकी सही स्थिति क्या है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस नदी पर स्थित है। तो ये नदी यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो ये धसान नदी है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और ये रायसेन जिले से उद्गमित होती है।
यहाँ पर हरपालपुर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, और ये जो जिला है ये छतरपुर जिला है यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य का। तो इसी के आसपास लहचूरा डैम स्थित है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, यानी कि धसान हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल साथियों आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो सवाल पढ़ने से पहले एक बार खबर को देख लेते हैं। रीवा की स्केच आर्टिस्ट का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। रीवा की एक स्केच आर्टिस्ट ने देश की सबसे बड़ी मेडिसिनल पोर्ट्रेट बना करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया है, और उनकी इस पोर्ट्रेट का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है, जिसकी वजह से पूरे रीवा जिले का नाम रोशन किया है इन्होंने। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, दिए हुए कथनों पर विचार करें। रीवा पन्ना पठार राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.37% है। यह आर्कियन युग की ग्रेनाइट चट्टानों एवं नीस द्वारा निर्मित है। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या इसका सही उत्तर है, जल्दी से ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर को दर्ज कर दीजिए। आज के इस अभ्यास प्रश्न के साथ हम अपने एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। हमें उम्मीद है जिन सवालों के माध्यम से, जिन सूचनाओं के बारे में, जिन नदियों के बारे में, जिन स्थानों के बारे में आप सभी को अवगत कराया गया, वो आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।